सो हेलो एवरीवन। सो हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन बैच वर्ल्ड हिस्ट्री, और आज का जो सेशन है वो है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। सो शुरू करते हैं। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन देखें अगर हम, सो वी स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री वर्सेस वर्ल्ड हिस्ट्री। देन हमने एंशियंट वर्ल्ड को समझने की कोशिश करी, जिसमें हमने कुछ एम्पायर्स को समझा। बट फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड। हमने प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड के बारे में थोड़ी जानकारी ली, एंड देन हमने एंटर किया इन दी एंशियंट वर्ल्ड। और एंशियंट वर्ल्ड में हमने कुछ एम्पायर्स के बारे में समझा, अबाउट द पर्शियन एम्पायर, द ग्रीक एम्पायर एंड द रोमन एम्पायर, राइट। आफ्टर दैट उसके बाद जो है वो हमने शुरू किया अबाउट, हमने रिलीजन के बारे में समझा, एंशियंट रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में देखा। देन वी एंटर्ड इनटू द मेडिइवल एज और मेडिइवल वर्ल्ड, जिसमें हमने समझा कि देयर आर थ्री मेन इंस्टीट्यूशंस मेडिवल एज में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, और उन्हीं का डाउनफॉल, उन तीन मेन इंस्टीट्यूशंस का डाउनफॉल विल गिव राइज टू द मॉडर्न वेस्ट। और वही हमें समझना है आज, हमें राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट समझना है। बट हमने देखा पहले कि दो एम्पायर्स हैं, ईस्टर्न रोमन एम्पायर है जिसे हम बाइजेंटियन एम्पायर नहीं कह रहे हैं, और क्यों नहीं कह रहे हैं बाइजेंटियन एम्पायर वो भी हमने कहानी समझी। देन होली रोमन एम्पायर, आफ्टर दैट हमने समझा व्हाट अबाउट फ्यूडलिज्म एंड अबाउट द यूनिवर्सल चर्च सिस्टम, एंड ऑल्सो द रोल ऑफ इस्लाम। इसी बीच जो है वो इस्लाम भी डेवलप कर रहा है और हमने उसे भी अच्छे से समझा। एंड इस्लाम के राइज के बाद हमने देखा कि क्रूसेड्स क्या रोल प्ले करती हैं। वी ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड दैट इन द प्रीवियस सेशन। सो मेक श्योर कि पिछले सभी सेशंस को आप अच्छे से अटेंड जरूर कर लें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। सो लाइक आई सेड, देयर आर थ्री मेन इंस्टीट्यूशंस, तीन मेडिवल इंस्टीट्यूशंस हैं। और कौन कौन से हैं वो? सो इट इज द होली रोमन एम्पायर, द यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च एंड फ्यूडलिज्म। और हमने देखा कि ये तीनों जो है वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। हमने समझा कि सारा खेल जो है वो किसका है? पावर का है। पावर को कैसे एक्वायर किया जाए, पावर को कैसे एक्सपेंड किया जाए, और पावर जो है वो एक्सपेंड करने के लिए, एक्वायर करने के लिए लगती है आइडियोलॉजी, राइट। सो आई होप आप लोगों को मेरे ये मंत्र जो हैं वो मैंने पिछले सेशंस में बताए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, सो ये मेडिवल इंस्टीट्यूशंस हैं, देयर डिक्लाइन विल इंश्योर द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट। अब हमें समझना है कि ये धीरे धीरे डिक्लाइन कैसे करेंगे। सो नाउ लेट अस लुक एट दैट। Rise of modern West. So between 14th century and 16th century, Europe underwent a phase of material and ideological change, as a result of which rise of modern West became possible. एक एक करके सारी स्टेटमेंट समझते हैं हम, ठीक है। सो सेंचुरीज मैंने किस तरह बांटी थी, आप किस तरह समझाया था आपको कि इन दी BCE से कॉमन एरा की तरफ जो हम मूव करते हैं, तो यहां पर शुरू होगा पहले ग्रीक एम्पायर, राइट, फिर आएगा रोमन एम्पायर, राइट, एंड पर्शियन एम्पायर, ठीक है ना। रोमन एम्पायर विल एक्सटेंड टू द कॉमन एरा ऑल्सो, बट 391 में जो है वो कुछ एक बड़ा इवेंट होगा, याद है आप लोगों को क्या हुआ। देन 476 में एक बड़ा इवेंट होगा, वो भी आप लोगों को याद है क्या हुआ। देन 622 में एक बड़ा इवेंट हुआ, यू ऑल्सो नो दैट। देन होल ऑल ऑफ द 630 से 670 तक जो है वो, एंड टिल 750 तक क्या इवेंट्स हुए, वी हैव एस्टेब्लिश्ड ऑल ऑफ दैट। सो 391 द बर्निंग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, 476 द कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, 622 दी मतलब जो मोहम्मद शाह है वो प्रीच करते हैं और वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स, 632 में वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स मदीना, सॉरी मक्का से मदीना जाएंगे और फिर मदीना से मक्का आएंगे, यानी कि राइज ऑफ इस्लाम होगा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एक अगले 100 साल में जो है वो किस तरह एक्सप्लोजिव तरीके से इस्लाम जो है वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। 800 में याद है आप लोगों को द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होली रोमन एम्पायर, राइट। अनदर डेट जो आई नीड टू मेंशन टुडे इज दैट इज 1066, राइट। और फिर उसके बाद द 11th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी
सॉरी 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी, ये अगली 3 सेंचुरीज तक जो है वो क्या चलेंगी, क्रूसेड्स चलेंगी, राइट। सो आई होप ये प्रीवियस सेशन में करवाया, इसलिए आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ी हैं। एंड फॉर दोज ऑल दो स्टूडेंट्स जो इनको अच्छे से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पूरी कहानी जो मैंने समझाई है पिछले सेशंस में, उनको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो प्रीवियस सेशंस देख लीजिए, वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, मेक श्योर दैट यू वॉच दोज। अगर नहीं होंगे तो दोज आर पार्ट ऑफ माई कोर्स या माई बैच। ऑलराइट, सो ड्यूरिंग दिस टाइम 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी, मैंने आपको क्या बताया था कि क्रूसेड्स की वजह से कुछ ट्रेड रूट्स ओपन हुए, एंड दोज ट्रेड रूट्स, एंड एट द सेम टाइम ये 750s के बाद अब्बासीज आते हैं 800 में, यानी 9th सेंचुरी में अब्बासीज आते हैं, और बगदाद में लर्निंग सेंटर स्टेब्लिश होता है, और एक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम शुरू होगा। बट समवेयर अराउंड 1250s मंगोल्स आएंगे और बगदाद की लाइब्रेरी को जला देंगे, खिलाफत को खत्म कर देंगे, एंड फिर धीरे धीरे जो है वो इस्लाम का डाउनफॉल जो है वो आप कह सकते हैं, डिग्रेडेशन जो है वो इस्लाम में शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन इन दीज 3 सेंचुरीज, क्रूसेड्स के दौरान जो ट्रेड रूट्स ओपन हुए, जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बढ़ा यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच में, उस वजह से कुछ चेंजेस आए यूरोप में। किस तरह के चेंजेस आए, क्या लिखा है मैंने उन चेंजेस को, 14th एंड 16th सेंचुरी में वो चेंजेस हमें एविडेंट देखने को मिलते हैं, और उसको हम बेसिकली बोलेंगे द पीरियड ऑफ रेनेसां, राइट। हुआ क्या, यूरोप अंडरवेंट अ फेज ऑफ मटेरियल एंड आइडियोलॉजिकल चेंज। मटेरियल यानी कि इकोनॉमिकल चेंज आया और आइडियोलॉजिकल चेंज आया, और वो इकोनॉमिकल चेंज किस वजह से है, ड्यू टू द अग्रेरियन रेवोल्यूशन। अब प्रीवियस सेशन में पढ़ा था हमने, याद है आप लोगों को, आई विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल कि व्हाट इज अग्रेरियन रेवोल्यूशन। तो मटेरियल चेंज में आपको पता होना चाहिए कि एक अग्रेरियन रेवोल्यूशन आया, एंड ड्यू टू दिस टू एंड फ्रो जो मूवमेंट चला वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच में, नॉलेज का जो एक्सचेंज हुआ, और जो अरेबियन वर्ल्ड की जो नॉलेज थी वो पहुंची यूरोप में जब, तो एक आइडियोलॉजिकल चेंज भी आया, बिकॉज इट वॉज द अरेबियंस जो कि यूरोपियन एंटिक्विटी की नॉलेज को जिन्होंने प्रिजर्व करके रखा। लाइक आई सेड, 391 में लाइब्रेरी जली अलेक्जेंड्रिया की, वो शिफ्ट हुई एथेंस में, एथेंस से शिफ्ट हुई गोंडी-शपूर में, और गोंडी-शपूर से शिफ्ट हुई बगदाद में। और बगदाद में जब वो लर्निंग सेंटर बनता है, तो वही जितनी भी प्रिजर्व्ड ग्रीक और रोमन नॉलेज थी उसको ट्रांसलेट किया गया फारसी और अरबी में। उसके अलावा बगदाद में इकट्ठा की गई चाइना और इंडिया से भी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, राइट। चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, पॉलिटी से, सोसाइटी से, रिलीजन से, टेक्नोलॉजी से, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद थी बगदाद में। और जब क्रूसेड वाला रास्ता खुला, तो वो अरब वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन धीरे धीरे फ्लो करना जो है वो धीरे धीरे फ्लो करते हुए पहुंची यूरोप में, राइट। एंड यूरोप में जो ग्रीक है, लैटिन है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो भी पहुंच रही है, और जो नई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी है अरेबियंस ने वो भी पहुंच रही है, राइट। दैट क्रिएटेड दिस इकोनॉमिकल और मटीरियल एंड आइडियोलॉजिकल चेंज इन दी 14th एंड 16th सेंचुरी, जिसके रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा रेनेसां, जो कि आज हम आगे पढ़ेंगे भी। Now these changes were not confined to Europe only, but there was revision of relationship between West and the rest, right? West यानी यूरोप और बाकी सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साथ अब धीरे धीरे रिलेशनशिप चेंज होगा, और वो चेंज क्या है, बिकॉज बिफोर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम यूरोप वॉज हैविली डिपेंडेंट ऑन मैनी रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया या साउथ एशिया इन सब पर डिपेंडेंट रहता था। लेकिन 16th सेंचुरी के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि यूरोप जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा। यूरोप क्या करेगा, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करेगा। तो जो रिलेशनशिप पहले था, जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप था, जिसमें ज़्यादा हैवी साइड किसकी थी, एशियन कंट्रीज़ की, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की और साउथ एशियन कंट्रीज़ की थी। साउथ एशियन जो किंगडम्स है उनका हैवी था साइड, या उनकी तरफ जो है वो वेल्थ ड्रेन हो रही थी। अब ये रिलेशनशिप फ्लिप होगा और यूरोप की तरफ वेल्थ का ड्रेन जो है वो शुरू होगा, जो हमें समझना है। Now it was during this period European nations pursued overseas expansion. Overseas expansion जो है वो शुरू होगा and put its mark even on other continents, और वही हमें धीरे धीरे समझना। This is just an introduction. Now let us understand that कि sea voyages की कहानी जो है वो कैसे शुरू होती है, sea voyages and commercial revolution कैसे शुरू होंगे। Now अब मैंने आप लोगों को बताया था that in 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल इट फॉल्स, ठीक है।
यानी कि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है वो भी क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। और वेस्ट एशिया में जो लास्ट रेमेनेंट था यूरोपियन पावर का वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अनदर डेट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज 1250s अराउंड, मतलब इन दिस डेकेड 1248 1250s के अराउंड देयर इज फॉल ऑफ बगदाद, राइट। और जो अब्बासी खिलाफत है, यानी कि कैलिफेट कौन सी थी, अब्बासीज थे। अब्बासी जो कैलिफ थे उनका डिक्लाइन होता है, राइट। और उनको मिडल ईस्ट में रिप्लेस कौन करते हैं, या वेस्ट एशिया में रिप्लेस कौन करते हैं, बहुत सारी तुर्की ट्राइब्स जो हैं वो, या तुर्की स्टेट्स उनको रिप्लेस करती हैं, तुर्क रिप्लेस करते हैं, जैसे मेमलुक्स हैं, सेल्जुक्स हैं, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होंगे ऑटोमन्स, उस्मान या उस्मान। सो इन 1299 ऑटोमन्स विल एस्टेब्लिश देमसेल्व्स। और 1299 ऑटोमन्स जब अपने आप को एज अ न्यू पावर, न्यू टर्किश पावर इन टर्की वाले रीजन में अपने आप को जब एस्टेब्लिश करेंगे, तो उनका एकमात्र टारगेट होगा टू कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल, या टू रिप्लेस द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड टू एस्टेब्लिश द सल्तनत ऑफ रोम। सल्तनत ऑफ रोम, दैट मीन्स दे वांटेड टू क्रिएट अ मुस्लिम रोमन एम्पायर, राइट। पहले क्या था, एक क्रिश्चियन रोमन एम्पायर था, दे वांटेड टू क्रिएट अ मुस्लिम रोमन एम्पायर and they wanted to capture Constantinople because that was a symbol of Roman, जो आखिरी रेमेनेंट था रोमन एम्पायर का वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। सो दे हैड टू हैव इट, वो चाहिए ही था उन्हें। सो मैनी ऑटोमन रूलर्स ट्राइड टू कैप्चर द कॉन्स्टेंटिनोपल, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल का किला कभी ना कोई वीडियो सर्च कीजिएगा अबाउट द फोर्टिफिकेशंस ऑफ, मतलब जो कॉन्स्टेंटिनोपल की फोर्टिफिकेशन, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रेग्नेट। बहुत मुश्किल था इस किले को भेदना, काफ़ी सारी वॉल्स की लेयर थी, फिर बीच में डिचेस थी, डिचेस में बहुत तरह की जो है वो कॉम्प्लिकेशन थी उस किले को भेदने के लिए, राइट। सो बहुत मुश्किल से ऑटोमन्स, फाइनली मेहमद सेकंड जो है वो जीतता है 1453 में, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को कोलैप्स करता है और कॉन्स्टेंटिनोपल पर कंट्रोल हासिल करता है। कॉन्स्टेंटिनोपल तब तक केवल एक सिंबल बच गया था, उसका कोई खास यूज नहीं था, राइट। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीच में एक जो है वो स्ट्रेट है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में उस स्ट्रेट का नाम क्या है। उस स्ट्रेट के इस साइड जो है वो किला है कॉन्स्टेंटिनोपल का, लेकिन दूसरी साइड, द अदर साइड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन्स ऑलरेडी। सो ऑटोमन्स इस स्ट्रेट को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यहां पर बीच में क्या थी, चेन लगाई हुई थी। सो इस किले के, मतलब ऑटोमन्स के कंट्रोल में ये स्ट्रेट था, लेकिन दिस लैंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ, सॉरी, कॉन्स्टेंटिनोपल के कंट्रोल में, या होली सॉरी ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंट्रोल में कॉन्स्टेंटिनोपल था, एंड दे वर कंट्रोलिंग दिस स्ट्रेट, लेकिन ऑटोमन्स कुड ट्रेड थ्रू द लैंड। सो ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं थी कॉन्स्टेंटिनोपल की, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, एक बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टेंटिनोपल की, दैट इट इज़ दी, इट, आप कह सकते हैं कि यूरोप के लिए ज़मीनी रास्ते से एक गेटवे है। आप सेंट्रल एशिया से और वेस्ट एशिया से जब यूरोप में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो आप कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू एंटर करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा सिटी था और एक बहुत बड़ा मार्केट था, सो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, राइट। लेकिन रेस्ट ऑफ द लेवांत वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन तुर्क्स। सो लाइक इन द प्रीवियस सेशंस मैंने आप लोगों को बताया है, लेट मी शो यू इन अ मैप, या let us use this map. So Ottomans, this is Constantinople. When Sir, in 1453 when Ottomans captured Constantinople, they already had control over this region. इतने रीजन पर ऑटोमन्स का ऑलरेडी कंट्रोल था, यानी कि उनके पास तुर्की की और सीरिया, लेबनान, ये सारे इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे इजिप्ट उनके पास था। यानी कि इजिप्ट जिसके कंट्रोल में अगर होता है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जिसके कंट्रोल में इजिप्ट है उसके पास एक हाईली फर्टाइल लैंड है। पहले मेमलुक्स के कंट्रोल में था एंड इवेंचुअली इट वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन्स, राइट। सो इजिप्ट से आपको ग्रेन मिल जाता है बहुत ज़्यादा, एंड दूसरा ये कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो ट्रेड है, ये साउथ एशिया से जो ट्रेड आ रहा है, या ज़मीनी मार्ग से भी जो ट्रेड आ रहा है, वो इन पोर्ट सिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स यहाँ पर मौजूद थी, और कॉन्स्टेंटिनोपल एक बहुत बड़ा मार्केट था। प्लस कॉन्स्टेंटिनोपल के रास्ते आप क्या करते हैं, आप एंटर करते हैं इनटू दी यूरोप। अगर आप ज़मीनी मार्ग से आ रहे हैं तो कॉन्स्टेंटिनोपल से आप यूरोप में एंटर करेंगे, राइट। और जेरूसलेम और एलेक्जेंड्रिया जैसे शहर आपके कंट्रोल में है तो आप समुद्री मार्ग से एंटर करेंगे यूरोप में, ठीक है। तो
अगर सैरासेंस का कंट्रोल है, सैरासेंस जानते हैं आप, अब आप अच्छे से जानते हैं सैरासेंस कौन है। अगर सैरासेंस का कंट्रोल है लेवांत पर, इन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स पर, साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो ट्रेड चल रहा है, सेंट्रल एशिया और चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा है जमीनी एज वेल एज समुद्री मार्ग पर, अगर सैरासेंस का कंट्रोल है, राइट, और 1453 इज व्हाट 15 सेंचुरी, राइट, और 15 सेंचुरी से 2 सेंचुरी पहले ही, है ना, 11 से 13 सेंचुरी क्रूसेड्स चलती रही, क्रिश्चियन और मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत बड़े लेवल पर काफी लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। तो रिलेशनशिप्स क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में अच्छे नहीं थे इस समय, राइट, और ऊपर से ऑटोमन्स के कंट्रोल में है सारा ट्रेडिंग पोर्ट। तो ट्रेड जो है वो फिर से अगेन ट्रेड जो है वो यूरोपियंस तक नहीं पहुंच पा रहा था, खुल के ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। अनदर पॉइंट इज, यहां पर 2 शहर डेवलप हुए, इटली के एक तरफ, इटली के लेफ्ट साइड डेवलप हुआ जिनोवा, और इटली के राइट साइड जो है आप देख रहे हैं डेवलप हुआ वेनिस। सो दीज 2 टाउन आप कह सकते हैं सिटी स्टेट्स हैं ये, जो कि बहुत बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स बने यूरोप में ट्रेड करने के लिए, एंड दे एस्टेब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप विद अरेबियन एंड तुर्की एंड अदर मुस्लिम ट्रेडर्स। तो अगर यूरोपियंस, रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस को अगर ट्रेड करना है तो या तो वो डायरेक्टली अरेबियंस और तुर्कियों से करे, जो कि बहुत मुश्किल है उनके लिए करना, रिलेशनशिप बहुत खराब है लेकिन ट्रेड तो करना है, दैट मीन्स कोई मिडल मैन होना बहुत जरूरी है। तो वो मिडल मैन का रोल जो है वो प्ले किया इन जेनुवीज एंड विनीशियन ट्रेडर्स ने, मर्चेंट्स ने। और इन जेनुवीज एंड विनीशियन मर्चेंट्स ऑलरेडी जो है वो उनका रिलेशनशिप उन्होंने अच्छा बना के रखा, किनके साथ, ऑटोमन्स के साथ या अदर अरेबियन एंड तुर्की पावर्स के साथ, और वो उनसे सामान खरीदते और बेचते यूरोप में, और बहुत हैवी मार्जिन जो है वो अपने लिए रखते। दैट मीन्स दे हैव कैप्चर्ड द मार्केट एंड मोनोपोलाइज्ड द मार्केट। मोनोपोलीज जो है वो जेनुवीज और विनीशियन ट्रेडर्स ने, मर्चेंट्स ने एस्टेब्लिश कर ली। उसके अलावा और भी बहुत सारे थे, बट दीज 2 वर दी ग्रेटेस्ट। और वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए दैट दे कुड रेज सच एन आर्मीज, जो बाकी की जो किंगडम्स हैं यूरोप की, वो उनको मतलब उन आर्मीज को या उन नेवीज को वो हरा सकती थी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे जेनुवीज और विनीशियंस, और उन्होंने मोनोपोली जो है वो बना ली थी, एक तरह से आप कह सकते हैं मोनोपोली ओवर द ट्रेड विद दी वेस्ट एशिया और ट्रेड विद अरब्स एंड तुर्क्स, राइट। और अरब और तुर्क जो है वो ट्रेड कर रहे हैं किसके साथ, इंडियंस के साथ, चाइनीज के साथ, साउथ ईस्ट एशियन के साथ, सेंट्रल एशियन के साथ, और अरब और तुर्क इन सब के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और जो कि चला आ रहा था पिछले 1,500-2,000 साल से, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन में एक और पॉइंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इक्वेशन में ऐड होगा वो ये है कि यूरोपियंस, जो यूरोपियन किंग्स हैं, कौन कौन सी किंगडम्स या डचीज थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है होली रोमन एम्पायर था, उसके अलावा फ्रैंकिया था, ठीक है, पोलिश किंगडम था, पोलिश लुथानियन कॉमनवेल्थ बोलते हैं कई बार, पोलिश लुथानियन कॉमनवेल्थ। उसके अलावा जो होली रोमन एम्पायर है, इट वाज अ कन्फेडरेसी ऑफ मैनी, मतलब सैकड़ों के हिसाब से छोटे बड़े किंगडम्स थे, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी और बर्लिन से लेकर सैक्सनी से लेकर बहुत सारे थे छोटे बड़े, राइट। इंग्लैंड है, वेल्श है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ठीक है, स्पेन है, पोर्चुगल है, बहुत सारी किंगडम्स हैं यूरोप में इस समय, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ छोटी बड़ी किंगडम्स हैं, राइट। और ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स छोटी बड़ी किंगडम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 11 से 13 सेंचुरी क्रूसेड के टाइम, एंड देन 13 से 14 सेंचुरी, 14 से 15 सेंचुरी आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ड्यूरिंग दीज सेंचुरीज ये अरेबियन वर्ल्ड के साथ जमीनी मार्ग से थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो ओपन हो गया था, एंड दैट रिजल्टेड इनटू अग्रेरियन रेवोल्यूशन इन यूरोप, बिकॉज नई टेक्नोलॉजीज आई, नई अग्रेरियन टेक्नोलॉजीज आई, एंड दैट अग्रेरियन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड सरप्लस इन यूरोप। अगर सरप्लस बढ़ा तो ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ा तो इन यूरोपियन किंग्स के पास जो है वो क्या बढ़ी, इनकी इकोनॉमी डेवलप हुई। अब अगर इनकी इकोनॉमी डेवलप हुई है, नाउ दे वांट टू परचेज मोर, टेस्ट लग गया ना इनके मुंह पर, राइट। नाउ दे वांट टू परचेज मोर, अब इनको और चाहिए, लेकिन और इनको बहुत महंगा मिल रहा है, क्योंकि जो जेनुवीज हैं और जो वेनिशियंस हैं वो बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, और डायरेक्टली अगर आप अरेबियंस और सैरासेंस के साथ ट्रेड करते हैं तो पहली बात तो रिलेशनशिप खराब है बहुत, प्लस अगर ट्रेड कर भी पा रहे हो तो बहुत महंगा पड़ रहा है। दैट मीन्स नाउ दे हैव टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, विद द
ईस्ट वर्ल्ड यानी कि इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ जो है वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है अब यूरोपियन कंट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है लेकिन वो बहुत महंगा पड़ रहा है उनको खरीदना इंडिया का सामान या चाइना का सामान। सो दे वॉन्ट अ डायरेक्ट रूट फॉर इट एंड दैट। अब ये कंबाइन करो किस किस के साथ, कंबाइन दिस विद क्रूसेड्स, ठीक है, कंबाइन विद रोल ऑफ इस्लाम, देन क्रूसेड्स, देन द राइज ऑफ ट्रेड, then agrarian revolution, the rise in economy, right? At the same time with the trade, केवल agrarian revolution नहीं आया। agrarian revolution किस वजह से आया? टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज से नॉलेज बढ़ी, नॉलेज का इंक्रीज हुआ, नए आइडियोलॉजीज जो है वो न्यू आइडियोलॉजीज आई और वो नए आइडियाज चैलेंज कर रहे हैं किसको? ओल्ड सिस्टम को। अब मैं एक और मंत्र देता हूं आपको, जो मैं पहले इनिशियली मेरी क्लासेस में ये मंत्र जो है वो दिया करता था, विच इज whenever there will be a new system, it will always challenge the old system and the new system will try to replace the old system। ये कुदरत का रूल है कि अगली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को रिप्लेस करती है, चैलेंज करती है और रिप्लेस करती है। सो द ओल्ड सिस्टम विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिस्टम। और ओल्ड सिस्टम क्या था? ऑफ यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च, क्योंकि आइडियाज कौन लेकर आ रहा है सारे? आइडियोलॉजिकल कंट्रोल किसका? यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च का। उसको पैटर्नेज कौन दे रहा है? होली रोमन एम्पायर। और किस सिस्टम पर चल रहा है सब कुछ? फ्यूडलिज्म पर चल रहा है। तो एक नया सिस्टम आया, राइट, नई इकोनॉमी आई, जो किंग्स हैं उनके पास पैसा आना शुरू हुआ। फ्यूडलिज्म को किंग को क्यों फॉलो करना पड़ रहा है? बिकॉज किंग्स आर वीक, वो खुद से एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं बन सकते। सो दे नीड, उनकी जरूरत है चर्च को अपने साथ रखना, उनकी जरूरत है लैंड ग्रांट देकर अपनी नोबिलिटी को अपने लिए खरीद के, उनकी लॉयल्टी को खरीद कर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे अग्रेरियन रेवोल्यूशन आएगा, इकोनॉमी रिवाइव होगी यूरोप की, किंग्स के पास पैसा आएगा, राइट, नाउ उनकी जो डिपेंडेंसी है फॉर लेजिटिमेसी ओवर द यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च, एज वेल एज उनकी जो डिपेंडेंसी है फॉर मिलिट्री सपोर्ट ओवर देयर ओन नोबिलिटी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे किंग्स के पास पैसा आता जाएगा। बिकॉज नाउ किंग्स कैन हायर और मेंटेन स्टैंडिंग आर्मीज, या बड़ी स्टैंडिंग आर्मी वो मेंटेन कर सकते हैं, और धीरे धीरे इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी एम्प्लॉय कर पाएंगे। और अगर उनके पास पैसा ज़्यादा है, सो नाउ दे कैन फंड दोज आइडियाज जो उनको चर्च के कंट्रोल से बाहर निकालते हैं। बिकॉज किंग्स की डेली लाइफ में चर्च जो है वो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, और किंग्स और मतलब नोबिलिटी की जो डेली लाइफ है उसमें चर्च बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था कि इससे शादी नहीं करनी, इससे शादी करनी है, डिवोर्स नहीं देना, ये नहीं करना आपको, वो नहीं करना, ऐसे जियो ऐसे नहीं जियो, राइट। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था चर्च का। आम लोगों के जीवन में तो था ही, लेकिन किंग्स के, नोबिलिटी के जीवन में भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था चर्च का। सो जब किंग्स के पास पैसा आने लगा धीरे धीरे, अभी ज़्यादा नहीं आया, राइट, सो नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर एवेन्यूज, नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर आइडियाज कि ये यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च के अलावा भी कुछ सिस्टम है या नहीं, राइट। सो और जैसे जैसे क्रूसेड्स के बाद का जो पीरियड है, धीरे धीरे ट्रेड बढ़ा अरेबियंस के साथ, नॉलेज आती गई, एंड स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, देन वो जो सभी ग्रीक स्कॉलर्स हैं, क्योंकि द ईस्टर्न रोमन एम्पायर उसने ग्रीक आइडेंटिटी जो है वो बनाकर रखी, बिकॉज ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का भी सेंटर जो है वो क्या रहा है? कॉन्स्टेंटिनोपल रहा। तो वहां पर एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था, बगदाद में लर्निंग सेंटर था। बगदाद तो सब कुछ कैप्चर करके बैठा हुआ था, उसमें ग्रीक नॉलेज भी थी, लैटिन भी थी, इंडियन भी, चाइनीज भी, अरेबियन, फारसी, जहां से नॉलेज मिल जाए बगदाद में इकट्ठा थी, राइट। लेकिन बगदाद की लाइब्रेरी को जला दिया गया, फूंक दिया गया, वो लर्निंग सेंटर खत्म हो चुका है। तो उसकी जगह लर्निंग सेंटर के रूप में कौन उभरा? कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट, एंड जेरूसलम ऑल्सो, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल। बट देन आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वो सभी जो स्कॉलर्स हैं, जो ग्रीक, लैटिन, अरेबियन, इंडियन, चाइनीज, वो सारी नॉलेज लेकर धीरे धीरे यूरोप की तरफ भागे। और जेनोवीज एंड विनीशियन स्कॉलर्स ने और कई किंग्स ने, यूरोप के उनको किंग्स ने और
नोबिलिटी ने उनको पैटर्नेज प्रोवाइड करनी शुरू करी उन स्कॉलर्स को। एंड दोज स्कॉलर्स जब वो यूरोप पहुंचते हैं और जाकर बताते हैं उन्हें कि तुम लोग कैसे जी रहे हो, ये क्या मतलब कि एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। चर्च का कंट्रोल कितना है मैं ये बताता हूं पहले आपको, ठीक है। चर्च क्या कह रहा है, चर्च एक बहुत रिपल्सिव बात बोल रहा है। चर्च ये कह रहा है कि एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। चर्च कह रहा है दैट इफ यू आर अलाइव, इफ यू आर अलाइव, अगर आपने जन्म लिया है, सो दैट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर कुछ अच्छा हुआ आपके जीवन में, दैट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कुछ बुरा हुआ वो भी गॉड कर रहा है। ये इंद्रधनुष कैसे बना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पेड़ जो है वो बीज लगने पर उग कैसे जाता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, राइट। ये बीमारियां कैसे हो रही हैं, ये रैथ ऑफ गॉड है, ये डेविल का काम है। सो या तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है या तो डेविल का काम है, डेविल्स वर्क, राइट। हर चीज को, हर साइंटिफिक, हर नेचुरल, हर फिजिकल फिनोमिना को, हर बायोलॉजिकल, केमिकल, नेचुरल, फिजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सोसाइटल, हर फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सब कुछ गॉड की वजह से। और आपको क्या करना है, आपको फेथ रखना है, आपको 7 सैक्रामेंट्स फॉलो करने हैं, आपको 7 डेडली सिंस नहीं करने हैं, आपको 10 कमांडमेंट्स फॉलो करनी है। और वो कौन बताएगा कैसे फॉलो करनी है, चर्च बताएगा जी। सबके इंटरप्रिटेशंस चर्च देगा कि क्या सिन है और क्या सिन नहीं है, क्या नोबल डीड है और क्या सिन है, वो सब बताएगा चर्च। राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ किंग टू द लेवल ऑफ अ कॉमन बैगर और अ कॉमन पेजेंट, सबको चर्च बताएगा। एंड एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और अगर कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट रह के एक्सप्लेन करने की कोशिश हल्का सा भी करे, है ना, अगर मान लो कोई सेंट आता है और वो क्या कर रहा है, हाथ में जो है वो आग जला दे रहा है या पानी में आग लगा दे रहा है, तो लोग खुश हो जा रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं, देखो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि ये चमत्कार है गॉड का। और अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान आकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो यार किसी केमिकल्स की वजह से हो रहा है, या अगर मान लो कोई चर्च में ना रहकर चर्च के बाहर अगर कोई एल्केमी परफॉर्म कर रहा है। एल्केमी क्या होती है जानते हैं आप लोग, एल्केमी, एल्केमी यानी कि केमिकल्स के साथ काम कर रहा है, तो उनको डिक्लेयर कर दिया जा रहा है विजर्ड अगर पुरुष हैं, और औरतें हैं तो विच, राइट। अगर कोई फिजिक्स की बात कर रहा है, केमिस्ट्री की बात कर रहा है, बायोलॉजी की बात कर रहा है, तो कह देंगे ये तो डेविल्स वर्क है, ये तो विच है, राइट। क्यों, क्योंकि नॉलेज पर जो है वो किसकी मोनोपोली है, नॉलेज पर हेजीमनी जो है वो किसकी है, चर्च की है। हर तरह की नॉलेज, मेडिकल, कोई मतलब जो बाइबल है और जो कमांडमेंट्स हैं और जो इंटरप्रिटेशंस है डिफरेंट सेंट्स की या डिफरेंट बिशप्स की या प्रीस्ट वगैरह की, वही नॉलेज है। और सारी एजिमनी जो है वो नॉलेज की किस पर है, किसके पास है, चर्च के पास है। आम लोग जो है वो नहीं कर पा रहे नॉलेज पर ज़्यादा काम। मे बी एरिस्टोक्रेसी थोड़ा बहुत जो है वो काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर, और वो भी किसके इन्फ्लुएंस में, चर्च के इन्फ्लुएंस में। और ऐसे में कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे शहर से अगर लोग आते हैं उठकर, या उससे पहले भी बगदाद के साथ जब रिलेशनशिप बना, वहां से अगर लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया हम तो ओपन में मतलब पढ़ाई करते हैं और सबको हक है भैया, जो कर सकता है वो पढ़ाई करे, और देर आर नेचुरल फिनोमेना दैट कैन एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। अगर इस तरह की बात आके करना शुरू करा यूरोप में अगर लोगों ने, तो उनको विच और विजर्ड घोषित करके जिंदा जला दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया, खाल उतार दी गई, बुरी तरह कई तरह से टॉर्चर किया गया, क्योंकि उसको कंसीडर किया गया एज ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी कंसीडर कर रहे हैं उसको। ब्लेस्फेमी यानी कि यू वेंट अगेंस्ट गॉड, राइट। क्या आपने गॉड की बात को चैलेंज किया, चर्च की बात को चैलेंज किया, यानी गॉड की बात को चैलेंज किया, यानी आपने ब्लेस्फेमी करी। और जिस पे टैग लग गया ये ब्लेस्फेमस है, उसको मार दिया जाता था, राइट। सो पीपल वर हेजिटेंट, लोग डरे हुए थे। किंग लोग भी जो है वो ज़्यादा खुल के एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड उससे पहले का जो पूरा पीरियड है, एंड उसके बाद भी धीरे धीरे जो ये फ्लक्स हुआ इंफॉर्मेशन का, राइट। और उसके पैरेलल में जो, समझ रहे हैं, केवल एक चेंज दूसरे पर असर नहीं डाल रहा है, उसके पैरेलल में क्या हो रहा है, इकोनॉमी भी रिवाइव हो रही है किंग्स की, किंग्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट। सो नाउ किंग्स एंड द नोबिलिटी ऑल्सो, वो थोड़ा सा चर्च और आइडियोलॉजी से बाहर निकलना चाहती है। All of this created or paved the way for Renaissance and then Reformation, and generally speaking the rise of modern West, right.
लेकिन पहले हमें सी वॉयजेस के बारे में पढ़ना है, फिर हम रेनेसां पे जाएंगे। सो आई होप आपको ये बैकग्राउंड, ये कहानी समझ आई होगी कि चर्च जो है वो एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, राइट। और यही चीज चैलेंज होगी एग्जैक्टली कि नॉट एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, a lot of things can be explained through logic. So from 11th century onwards there was a structural change in economy as a result of which structural change, क्या structure change हुआ? Agrarian revolution in economy, as the result of which regional, static and feudal economies of Europe was transformed into a world mobile and capitalist economy. So change क्या है? जो feudal economy है वो कन्वर्ट होती है एक मोबाइल इकोनॉमी में, एंड दैट मोबाइल इकोनॉमी डेवलप्स इटसेल्फ इनटू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सो इन इफेक्ट द चेंज इज फ्रॉम फ्यूडल इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मैंने आपको बताया ना दैट 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस, मेडिवल इंस्टीट्यूशंस, उनका डाउनफॉल विल सॉरी उनका डाउनफॉल जो है वो इंश्योर करेगा राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट. तो यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च सिस्टम का डाउनफॉल होगा तो उसके रिजल्ट में हमें रेनेसां और रिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल होगा, रिजल्ट में हमें मोबाइल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म देखने को मिलेगा. और होली रोमन एम्पायर का डाउनफॉल होगा तो उसके रिजल्ट में हमें एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज एंड देन नेशन स्टेट्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा. राइट. सो ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं इनका डिक्लाइन विल पेव द रोड फॉर द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट. राइट. और वही हमें अब समझना है अच्छे से. सो फॉलोइंग फैक्टर्स वर्कड बिहाइंड दिस मेजर चेंज. तो क्या क्या फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर इंश्योर्ड बेटर अग्रेरियन सरप्लस अ पार्ट ऑफ विच केम टू द मार्केट. राइट. सो ये तो हमने समझ लिया दैट नई टेक्नोलॉजीज आई दैट रिजल्टेड इनटू अग्रेरियन रेवोल्यूशन. सेकेंडली, even crusades brought a major jerk in the economy. In order to fight enemy, Christian army moved from Western Europe to Jerusalem in West Asia. So this course of action opened new trade route between Europe and Asia. So we have already, ये हमने already establish कर लिया previous session में, यहाँ पर just statement पढ़ रहे हैं. ठीक है, I hope आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने अच्छे से डिस्कस किया previous क्लास में ये. Thus it gave fresh boost to trade and commerce. Thirdly, Italian city states due to their specific geographical location benefited a lot from oriental trade. अब वो इटालियन सिटी स्टेट्स कौन कौन सी हैं? जेनोवा एंड वेनिस. ये भी हमने देख लिया कि उनकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है, जेनोवा जो है वो फ्रांस की तरफ और वेनिस ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ और इटली को भी कैप्चर किया हुआ है. राइट. तो उनकी जो स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, राइट, उसके चलते वो मोनोपोली जो है वो स्टेब्लिश कर पाए. लास्ट, the decline of Constantinople proved the game changer from the viewpoint of the rise of overseas trade. So Constantinople भी जब यूरोपियंस के हाथ से या क्रिश्चियंस के हाथ से चला गया तो एकमात्र जो लास्ट उनका लिंकेज था, जो कि उनको ट्रेडिंग लिंक प्रोवाइड कर रहा था विद दी सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया ऑल्सो, एक लास्ट मात्र जो लिंक था वो भी जब टूट गया, देन अब जो है वो यूरोपियन पावर्स छटपटानी शुरू हो गई कि नाउ वी नीड अ डायरेक्ट रूट हमें चाहिए. एंड एट द सेम टाइम नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे पहुंचती जा रही हैं. आप कहेंगे कि सर अगर बहुत महंगा पड़ रहा था अगर उनको ट्रेड करना पहले भी 300-400-500 साल, तो पहले क्यों नहीं उन्होंने रास्ता ढूंढा इंडिया तक पहुंचने का? तो जवाब है पहले ढूंढा है. इंडिया का नहीं लेकिन एटलीस्ट अमेरिका ढूंढा है. आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? दैट इट इज क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका या न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया. ऐसा नहीं है. क्रिस्टोफर कोलंबस 1488 या 1490s अगर मान लो, अगर तब सी वॉयेजेस हुए हैं, उससे बहुत पहले कुछ यूरोपियंस पहुंच गए हैं नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. कौन पहुंचे हैं? वाइकिंग्स पहुंचे हैं, नॉर्डिक्स पहुंचे हैं. राइट. वाइकिंग्स जो है वो पहले नॉर्वे स्वीडन को छोड़कर ब्रिटेन गए. राइट. ब्रिटेन में उनको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मिला. सो वहाँ से उठकर वो आइसलैंड गए. आइसलैंड से देन दे ट्रेवल्ड वेस्ट एंड दे रीच्ड न्यू फाउंडलैंड इन कनाडा. राइट. और न्यू फाउंडलैंड में एविडेंसेस मिलते हैं हमें कि भैया वाइकिंग्स यहाँ पर पहुँचे हैं. और कौन पहुँचा है? तो लीफ एरिक्सन करके एक आइसलैंडिक मतलब नॉर्डिक पीपल है. राइट. आइसलैंडिक वाइकिंग है, लीफ एरिक्सन नाम है उसका. वो क्रिस्टोफर कोलंबस से 500 साल पहले जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका पहुंच गया था. लेकिन
दे डिडंट सेटल देयर मच, ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर सेटल नहीं हुए, अगर हुए भी तो वो असिमिलेट कर लिए गए कल्चर में और दे रिटर्न बैक टू आइसलैंड, राइट। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहुंचा, व्हेन ही इंट्रोड्यूस जेनोसाइड टू द न्यू वर्ल्ड, याद है आप लोगों को, मैंने आपको समझाया था डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अगर आप नेटिव अमेरिकन के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिस्टोफर कोलंबस इज अ टेररिस्ट, राइट। ही ब्रॉट जेनोसाइड टू दी अमेरिकाज, राइट। और अगर आप यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्रिस्टोफर कोलंबस वाज अ एक्सेलेंट एक्सप्लोरर, राइट। सो इनफैक्ट 1453 सेल्जुक तुर्क क्यों कह रहा हूं मैं यहां पर, बिकॉज ऑटोमन्स के रूट्स जो हैं वो सेल्जुक से निकलते हैं। डिफीटेड बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर कहना जो है वो ठीक नहीं होता, वी नो दैट इट इज ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एंड कैप्चर्ड इट्स कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल। नाउ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज सिचुएटेड, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो कॉन्स्टेंटीन के नाम पर रखा गया है। कॉन्स्टेंटीन वाज अ क्रिश्चियन, रोमन क्रिश्चियन रूलर, जिसने एस्टेब्लिश करी थी ये सिटी, राइट। ऑलरेडी बाइजेंटियन नाम का एक शहर था, उसके ऊपर उसने नया शहर बनाया जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया। Now Constantinople was situated on a prime geographical location or at an intersection of routes going to India. So almost all the routes leading to east were blocked by Islamic power. So I hope ये समझ गए हम सारी कहानी, right? ये statements मैंने आपको समझा दी अच्छे से। On the other hand, Oriental goods were in heavy demand in Europe, और demand क्यों बढ़ी? Because उनकी economy जो है वो better हुई। Now, perceiving the larger scope of spice trade, merchants of Italy, while putting aside the religious issues, developed contact with Muslim merchants and continued to procure spices from them. Now, जो फ्रैंकिया है या जो होली रोमन एम्पायर है, जो ब्रिटिशर्स है, उनका बहुत गलत रिलेशनशिप था, बहुत बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप था, गलत नहीं, बहुत बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप था किसके साथ? सैरासन्स के साथ। लेकिन वो रिलीजियस इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज करके जेनोवीज और वेनिशियन ट्रेड्स ने मुस्लिम मर्चेंट्स के साथ जो है वो ट्रेड करना शुरू किया। सो इटालियन मर्चेंट्स टर्न टू बी मोनोपोलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ स्पाइसेस इन यूरोप, हेंस यूरोप वाज encaged within boundary of its own continent, but it was the survival instinct of European nation which brought them in forefront of the globe. सो जब स्पाइसेस नहीं पहुंच रहे, सिल्क नहीं पहुंच रहा, कॉटन नहीं पहुंच रहा, राजा लोगों को पिछले 300-400 सालों से आदत लग गई, अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस खाना खा रहे थे, लेकिन अब उनको टेस्टी खाना खाने की आदत लग गई। बढ़िया अच्छी क्वालिटी का सिल्क, अच्छी क्वालिटी का कॉटन, अच्छी क्वालिटी का स्टील, अच्छी क्वालिटी के बर्तन, अच्छी क्वालिटी के हैंडीक्राफ्टी, मतलब लग्जरी आइटम्स की उनको आदत लग गई। तो अब तो चाहिए तो था उनको, लेकिन मोनोपोली है जेनोवीज और वेनिशियन मर्चेंट्स की और सैरासन्स की। ट्रेड रूट ब्लॉक है इंडिया के लिए, चाइना के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए। तो ऐसे में अब डेस्परेशन में नाउ दे नीडेड टू एक्सपेंड, क्योंकि वो ऑलरेडी फील कर चुके थे, उनको पता था कि लास्ट टाइम जब हम इस तरह ट्रैप हो गए थे तो फ्यूडलिज्म की तरफ चले गए थे हम। याद है आप लोगों को, आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड द राइज ऑफ इस्लाम, व्हेन लास्ट टाइम ऐसा जब हुआ था तो इकोनॉमी बहुत बुरी चली गई थी और बहुत बुरी तरीके से फ्यूडलिज्म एस्टेब्लिश हो गया था। अब की बार जो है वो ऐसा यूरोपियंस नहीं होने देना चाहते थे। सो फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑल्टरनेटिव सी रूट्स टू ईस्ट, ग्रेट वॉयजेस स्टार्टेड। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक कंपास एंड एस्ट्रोलेब्स मेड सी फेयरिंग अ बिट सेफ। सो नई टेक्नोलॉजीज पहुंची चाइना से इंडिया से, वो टेक्नोलॉजीज अरेबिया में पहुंची, अरेबिया ने खुद भी जो है वो कुछ टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, राइट। अरेबिया जब मैं कह रहा हूं तो बेसिकली मैं अब्बासीज की बात कर रहा हूं, बिकॉज अब्बासीज वर नॉट तुर्की खलीफाज बट अरेबियन मुस्लिम खलीफाज, राइट। सो इसलिए मैं अरेबिया कह रहा हूं। सो अब्बासीज ने बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप करी, दे डेवलप्ड ओवर द टेक्नोलॉजीज ऑफ ब्रॉट बाय चाइनीज एंड इंडियंस, उनको फर्दर डेवलप किया। सो सी फेयरिंग में काफी बेटर जो है वो नए इक्विपमेंट्स आ चुके थे, और वो आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और उससे पहले भी वो टेक्नोलॉजीज जब धीरे धीरे यूरोप पहुंचती है, उन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं अब मर्चेंट्स या एरिस्टोक्रेट्स भी, रूलर्स भी, एंड देन दे स्टार्टेड दी रेस फॉर फाइंडिंग अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। इंडिया के लिए और चाइना के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए डायरेक्ट सी रूट चाहिए उन्हें। अर्लियर कोस्टल स्टेट्स लाइक पोर्चुगल एंड स्पेन इनिशिएटेड सी वॉयजेस वाया अटलांटिक ओशियन। नाउ अब आप कहेंगे कि सर इंग्लैंड क्यों नहीं कर पाया, राइट। इंग्लैंड ने ये सी वॉयजेस का
पूरा ट्रेंड जो है वो शुरू क्यों नहीं किया? वाई स्पेन एंड पोर्चुगल फर्स्ट? सो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि इंग्लैंड लैग्ड टिम्बर नहीं था इंग्लैंड के पास, प्लस इंग्लैंड जो है वो ये जेनोवीज और वेनिशियन जो ट्रेडर्स मर्चेंट्स हैं इनसे बहुत दूर है, तो इंग्लैंड के राजाओं तक पहुंचते पहुंचते जो है वो सामान बहुत महंगा हो जाता है, राइट। सो उनकी इकॉनमी जो है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। स्पेनिश और पोर्चुगीज जो है वो मेडिटेरेनियन के ज़्यादा नज़दीक हैं और रिलेटिवली गर्म एरिया में है, तो अग्रेरियन प्रोड्यूस, अरेबियन टेक्नोलॉजीज आने से अग्रेरियन प्रोड्यूस वहां पर रिलेटिवली तेजी से बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा, राइट। और प्लस इंग्लैंड के पास टिम्बर की कमी थी, लकड़ी की कमी थी टू बिल्ड दो शिप्स। तो पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर जितने भी मतलब फ्रेंच हैं या इटालियन है, जेनोवीज है, वेनिशियंस हैं, वो स्पेनिश और पोर्चुगीज रूलर्स को पहले उन्होंने स्टेप्स उठाने दिए। स्पेनिश और पोर्चुगीज रूलर जो हैं वो पहले मतलब रूलर्स बने जिन्होंने पैटर्नेज दी ऐसे स्कॉलर्स को, ऐसे लोगों को जो इस तरह की बहुत भयंकर, बहुत मुश्किल जो है वो सी वॉयज कर सके। क्योंकि खुले समंदर में जाना, बिकॉज उनका आइडिया क्या, अभी तक उनको अंदाजा लग गया था कि धरती जो है वो गोल है। इससे पहले चर्च क्या कह रहा था कि धरती फ्लैट है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, राइट। लेकिन वो जो लैटिन इंफॉर्मेशन आई, वो जो ग्रीक इंफॉर्मेशन आई, ग्रीक्स ने बहुत पहले अंदाजा लगा लिया था कि धरती स्फेरिकल है। और ग्रीक्स के अंदाजा लगाने से पहले भी या इंडियंस ने भी अंदाजा लगा लिया था कि धरती स्फेरिकल है, राइट। बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट इज अरस्थनीज नाम का एक ग्रीक स्कॉलर है जो कि जिसने कैलकुलेट किया कि एग्जैक्ट सरकमफेरेंस धरती का क्या है और धरती स्फेरिकल है, वो सारी चीज़ें उसने कैलकुलेट करी, राइट। तो ये जो ग्रीक और लैटिन नॉलेज कॉन्स्टेंटिनोपल से जब पहुंचती है यूरोप में, और यूरोप में जब मर्चेंट्स पैटर्नाइज करते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, या रूलिंग एलिट्स भी पैटर्नाइज करते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, ठीक है, एजुकेटेड लोगों को, और वो उनको बताते हैं कि धरती गोल है, और अगर इंडिया ईस्ट में है तो अगर आप, सिंपल सी बात है ना, इफ अर्थ इज राउंड, राइट, एंड राइट, so something like this, यूरोप जो है वो कुछ इस तरह का है। Sir, screen is not जापान visible. है एंड अदर साइड इज अमेरिका, ठीक है, यहाँ अंटार्कटिका है, राइट। सो जब उन्हें पता चला कि धरती गोल है, एंड इफ यू गो वेस्ट इनफ, अगर आप वेस्ट जाएंगे तो आप घूमकर जो है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ईस्ट पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये उन्होंने अंदाजा लगाया, ठीक है। सो कई सारे जो है वह शुरू हुए। सो जब वो वेस्ट जाने लगे तो इंडिया तो क्या मिलना था उनको, न्यू वर्ल्ड मिल गया, अमेरिकाज मिल गए, राइट। और अगर मैं एक और आपको एक एंगल चेंज करके दिखाऊं, इस तरह आपको डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। दैट इज वाई मैं रेडीमेड डायग्राम्स यूज करने से बचता हूं बहुत ज़्यादा, स्पेशली इफ आई एम टीचिंग ज्योग्राफी, तो मैं रेडीमेड डायग्राम्स यूज करने से बहुत बचता हूं, Sir, screen is not visible. बिकॉज आपको खुद से डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, राइट। सो दिस इज नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, और इधर से दिस इज लेट्स से यूरोप एंड हियर इज अफ्रीका, राइट। सो दे स्टार्टेड हियर, पोर्चुगल से शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, और उनका आइडिया था कि हम वेस्ट जाएंगे और दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे इंडिया, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पहुंचे कहां पर, करीबियंस, यहां पर करीबियन आइलैंड में पहुंचे, कोलंबस और उसकी जो इनिशियल पार्टी थी, राइट, एंड दे डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। यहां आके और कुछ जो है वो गए साउथ की तरफ। सो व्हेन दे डिस्कवर्ड कि इधर जो है वो लैंड है, बट स्टिल दे वांटेड टू गो टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। सो दे ट्राई टू क्रॉस दिस लैंड, और यहां पर एक पास है मेजेलिन, मेजेलिन का पास जो है वो क्लियर करके दे एंटर्ड इनटू अदर साइड ऑफ द, मतलब पैसिफिक में एंटर करते हैं, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स जापान, फिर जापान, चाइना, मकाओ, उस सब के लिए जो है वो डायरेक्ट ट्रेड रूट वो ढूंढ लेते हैं। वी विल गो इनटू दिस डिटेल, इसको हम समझेंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टॉपिक जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, देयर आई विल टेक यू इनटू द डिटेल्स।
ये लोग कौन कौन है, किसने, ये मैजेलन कौन है, मैजेलन के नाम पर ये पास क्यों रखी गई नाम, ये सभी लोगों के बारे में तब वहाँ पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जस्ट मैं इतना बताना चाह रहा हूँ दैट दे मतलब उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जब उनको अमेरिकाज मिले, दिस इज सदर्न अमेरिका, दिस इज नॉर्दर्न अमेरिका, दिस इज सेंट्रल अमेरिका, जब उनको अमेरिका मिला तो सदर्न अमेरिका में भी और सेंट्रल अमेरिका में उन्होंने देखा कि यहाँ तो पत्थर की तरह सिल्वर पड़ा हुआ है धरती पे, पत्थर की तरह पड़ा हुआ है सिल्वर। और एंड देन दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द नेटिव पीपल, और फिर नेटिव पीपल का जेनोसाइड उन्होंने शुरू किया उस सिल्वर के लिए, ठीक है, क्योंकि कोलंबस ने अपनी डायरी में नोट किया कि ये लोग तो इतने भोले हैं, इन्होंने कभी तलवार बंदूक देखी नहीं है, ये तो बहुत परफेक्ट स्लेव बनेंगे, इनको तो मैं स्लेव बनाऊंगा बढ़िया, राइट। क्यों? क्योंकि जो 300-400 लोग लेकर कोलंबस आया था वो हजारों की सेना को डिफीट कर दे रहा है नेटिव अमेरिकन की, राइट। और नेटिव अमेरिकन के पास रिसोर्सेज हैं, तो फिर ये पूरा रेस जो है वो शुरू हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वहां पर हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे इस चीज को। सो अर्लियर कोस्टल states like Portugal and Spain initiated sea voyages via Atlantic Ocean. The basic motive was economic gain from Oriental trade, but even lofty ideals like national prestige as well as spread of Christianity were added to it. So basically वो चाहते थे कि क्या करना है उनको ट्रेड करना है, राइट, ट्रेड करना है वेस्ट ईस्ट के साथ, सस्ते में खरीदने हैं स्पाइसेस वगैरह, लेकिन लोगों को तैयार करना है ले जाने के लिए, राइट, लोगों को तैयार करना है, लोगों को हाइप करना है कि भैया लोग सपोर्ट में आए। तो अगर आपको पावर इकट्ठा करनी है ऐसे में भी, तो क्या चाहिए? आइडियोलॉजी चाहिए यहां पर भी। तो क्या आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? मंत्र दिया गया, स्लोगन क्या दिया गया? गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। कि हम किंग लोग जो हैं वो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम, ये आपको इस मतलब वॉयजेस में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि किंग लोगों को टैक्स लगाना पड़ा ना ज़्यादा, अपने लोगों से और खून चूस रहे हैं लोगों का, तो लोग भी रिबेल ना कर जाए कहीं, या रिबिलियंस ना हो जाए, और अपने स्टेट को स्टेबलाइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक आइडियोलॉजी दी है पावर मेंटेन करने के लिए, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, कि जिन लोगों को भेजा जा रहा है उनको बोला जाए कि गोल्ड तो तुम्हें लाना ही है, ट्रेड तो करना ही है, लेकिन तुम्हें ग्लोरी भी हासिल होगी, राइट। क्यों? क्योंकि तुम एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से और एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से तुम जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हो, राइट। नया नया जो है वो आप जगह ढूंढोगे, उसका नाम जो है वो अपने नाम पर रखोगे, नई नई जगह कॉन्कर करोगे, राइट। सो वो ग्लोरी मिलेगी आपको, बट एट द सेम टाइम तुम नई नई जगह जाओगे और उन लोगों से मिलोगे और उन्हें रियलाइज करवाओगे कि तुम तो गलत आदमी के पीछे पड़े हो, असली तो गॉड है, तुम्हारा वाला जो है ये गलत है, हटाओ इसको, असली गॉड है। तो यानी कि आप मिशनरी एक्ट भी करेंगे, आप प्रमोट करेंगे क्रिश्चियनिटी को, राइट। सबके अपने अपने एजेंडा हैं, राइट। राजा को ट्रेड करना है, गोल्ड चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना है, ग्लोरी दो। और जो चर्च है वो भी अपना पैसा जो है वो लगा रहा है, क्योंकि चर्च वॉज वेरी रिच, क्योंकि चर्च भी एक बहुत बड़े लेवल पर टैक्स लेता था फ्यूडल सिस्टम में। मैंने आपको बताया ना कि चर्च एक मैनर में जो है वो चर्च भी हुआ करता था, और जो लैंड था जिसमें सर्फ काम करते थे उसमें एक बड़ा हिस्सा चर्च लैंड भी हुआ करता था, राइट। सो चर्च के पास काफी पैसा था, बहुत पैसा था। तो चर्च अगर इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा इन सी वॉयजेज में, तो चर्च बदले में चाहता है कि भैया आप हमारी पावर को बढ़ाओ, क्योंकि जहां जहां पर मॉनेस्ट्रीज खुलेंगी, जहां जहां पर क्रिश्चियन मॉनेस्ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, जेसुइट जो हैं, पोर्चुगीज जो जेसुइट प्रीस्ट हैं, उन्होंने जगह जगह पर जाकर क्रिश्चियन मॉनेस्ट्रीज ओपन करी, उन्होंने जगह जगह पर जाकर चर्च बनाए, मकाओ में चर्च बनाया, हांगकांग में चर्च बनाया, ईडो में चर्च बनाया जब वो जापान पहुंचे, राइट। और मतलब क्योंकि पोर्चुगीज जो है वो उन्होंने कहां पर ट्रेड करना था, दे डिसाइडेड टू ट्रेड विद जापानीज एंड चाइनीज। फिर वो धीरे धीरे जो है वो इंडोनेशिया और फिर इंडिया तक भी पहुंचे। सो गॉड, जहां जहां पर तुम जो है वो चर्च एस्टेब्लिश करोगे, वहां वहां पर जो है वो हमारा होल्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि हम भी पैसा लगा रहे हैं। तो ये मंत्र दिया गया, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। सो इट वॉज ड्यूरिंग दिस कोर्स दैट स्पेनिश सेलर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 एंड लेटर अ पोर्चुगीज सेलर वास्को ड गामा रीच्ड टू मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। इनको हम अच्छे से समझेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक में। Then Spain colonized a major part of South America. On the other hand, Portugal, while colonizing a part of Latin America, यानी ब्राजील, expanded its trade in vast region
in the east from India to Indonesia. So India, Indonesia, Hong Kong, Macau, Edo that is जापान में, जिसको आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, it was at that time known as Edo, right? उन सब पर जो है वो पोर्चुगीज जो है वो ट्रेड करने पहुंच गए. सो एक्सपेंशन हुआ, ये सी वॉयजेज हुआ. अब ये सी वॉयजेज से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, राइट? सो देन इवन अदर कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड एटसेट्रा जॉइंड द रेस of voyages. So even Northern America and other part of the world came to light. So up to 17th century, except Australia and interior region of Africa, most of the region came to light, right? So पहले यूरोपियंस को पता ही नहीं था कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका करके भी कोई चीज़ है. जो वाइकिंग लिटरेचर है, लिटरेचर नहीं है सॉरी, जो वाइकिंग सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उसमें जिक्र हुआ करता था कि दैट देयर इज अ, मतलब एक मिथिकल लैंड है इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, राइट? लेकिन ज़्यादा उसको लोग सीरियस नहीं लेते थे, बट इट वाज करेक्ट बिकॉज लीफ एरिक्सन वहाँ पर पहुँचा था. तो वेस्ट में लैंड है, इट वाज अ रियलिटी. बट लार्जली जो यूरोपियंस हैं, दे वर नॉट कन्विंस्ड विद दिस. दे हैड नो आइडिया, इनफैक्ट दे हैड नो आइडिया कि एक पूरा जो है वो अलग कॉन्टिनेंट है. सो दे कॉल्ड इट द न्यू वर्ल्ड, राइट? इसको कंबाइंडली अमेरिकाज को क्या कहा उन्होंने, द न्यू वर्ल्ड, बिकॉज इट वॉज इनफैक्ट अ न्यू वर्ल्ड. और ये जो न्यू वर्ल्ड मिला है यूरोपियंस को, दिस वाज मतलब यहां से जो है वो बेचारों की, बेचारा ही कहूंगा, उनकी किस्मत बदलनी शुरू हुई. क्योंकि इससे पहले बहुत बुरा हाल था उनकी इकॉनमी का, बहुत गरीब थे ये लोग. लेकिन नए न्यू वर्ल्ड में, इस नई दुनिया में पत्थर की तरह जब चांदी पड़ा है, राइट, बहुत आसानी से सोना मिल जा रहा है, और जो वहां पर नेटिव ट्राइब्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रिलेटिव टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं. प्लस साउथ अमेरिका में 90 से 95% पॉपुलेशन जो है वो इन्होंने बीमारियों से मार दी, राइट? और नॉर्थ अमेरिकन जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स हैं, उनके साथ ये झगड़ा कर करके उनसे जो है वो उनका सोना चांदी सब छीनते जा रहे हैं. सो द यूरोपियंस गॉट वेल्थ. नाउ यूरोपियंस हैड समथिंग टू ट्रेड विद इंडिया. अगर वो इंडिया के लिए डायरेक्ट रूट ढूंढ भी लेते हैं, लेट्स से उनको अमेरिका से नहीं मिलता, ठीक है, लेट्स से अमेरिका से नहीं मिला उनको, और इंडिया के लिए डायरेक्ट ट्रेड रूट उन्होंने ढूंढ लिया, पहुंच गए इंडिया, तो इंडिया को देंगे क्या वो? ऐसा क्या था यूरोपियंस के पास जो हमें चाहिए? यूरोपियंस के पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड वूल इंडस्ट्री थी, ये मैं मानता हूं कि उनके पास वूलन इंडस्ट्री थी. वो हमें स्लेव्स बेच सकते हैं, चलो ठीक है, और जो भी छोटा मोटा वहां पर प्रोड्यूस होता है, दे कैन सेल अस दैट. दे कैन सेल अस वेल ऑयल. वेल ऑयल जो होता है वो, क्योंकि वेल्स होती हैं अटलांटिक में, और यहाँ पर जो नॉर्डिक लोग हैं उनका पेशा है वेल्स को पकड़ना और उसमें से ऑयल निकालना, ठीक है? सो फिश ऑयल या वेल ऑयल है, वो हमको वो बेच सकते हैं. तो बहुत लिमिटेड सामान है जो इंडियंस को यूरोपियन से चाहिए था उस समय, राइट? क्योंकि पैसे तो थे नहीं इनके पास ज्यादा, तो इंडियन से सामान लेने जाएंगे तो बदले में जो है वो कुछ देना पड़ेगा, तभी तो सामान लेंगे, और हम इंडियंस को इनसे ज्यादा कुछ सामान चाहिए नहीं, राइट? तो बार्टर अगर वो करेंगे तो इट विल नॉट बी एज बेनिफिशियल फॉर यूरोपियंस. दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि बेचारों की किस्मत खुल गई व्हेन दे डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड. क्योंकि वहां से उनको मिला गोल्ड एंड सिल्वर, और अब वो भर भर के गोल्ड एंड सिल्वर, एंड केवल गोल्ड एंड सिल्वर नहीं, नोवेल्टी ऑर्गेनिक मतलब आइटम्स भी मिली. कॉर्न मिला, टोबैको मिला, कई तरह की सब्जियां मिली, कई तरह के फ्रूट्स मिले, स्लेव्स मिले, राइट, कई तरह के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं. सो ये सारी चीजें वो लेकर जब इंडिया पहुंचते हैं, तो नाउ दे हैव थिंग्स टू ट्रेड विद इंडिया और इंडोनेशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया. अब उनके पास सामान है हमारे साथ एक्सचेंज करने के लिए, या आउटराइट गोल्ड है, सिल्वर है, या प्रेशियस स्टोन्स हैं, या अदर मेटल हैं जो वो हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, राइट? सो यहां से जो है वो खेल शुरू होता है कि किस तरह ट्रेड उनका बेटर होता गया यूरोपियंस का. So European colonizers started to subjugate indigenous people in Latin America and Northern America, popularly known as the Red Indians. Likewise, the indigenous people of Africa. तो अफ्रीका और नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका में वो सब्जुगेट करना शुरू करते हैं. इंडिया और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में उनकी हिम्मत नहीं थी ऐसा करने की अभी. क्यों? क्योंकि हमारी सिविलाइजेशंस जो हैं वो डेवलप्ड थी, हमारे पास पैसा था ज़्यादा, हमारे पास आर्मीज थी बेटर. तो यूरोपियंस जो है वो अभी भाई साहब करके, गुरुजी करके आ रहे थे हमारे पास कि भैया ट्रेड कर लो हमारे साथ. बहुत मतलब नतमस्तक थे. और जब अफ्रीकन और नॉर्थ अमेरिकन, सदर्न अमेरिकन के साथ उन्होंने किस तरह डील किया? ब्रूटैलिटी के साथ, जीनोसाइड किया वहां पर.
जिनोसाइड किया लिटरली। आप पढ़िएगा, कोलंबस की खुद की डायरी पढ़िए, उसने क्लियरली लिखा है कि मैंने इतने बंदे मार दिए, इतने लोग मार दिए इस बैटल में। ठीक है, इनको तो आइडिया नहीं था, हमने तो एक लाइन लगाई और हम शूट करते गए और वो मरते गए। उनके पास अभी भी तीर तीर भाले ये सब थे, मतलब प्रिमिटिव प्रिमिटिव वेपन्स थे। हमारी स्वॉर्ड्स उनकी स्वॉर्ड से कई गुना बेटर है। सो दे लिटरली कमिटेड एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड। एंड इन सदर्न अमेरिका बीमारी से जो है वो 90% पॉपुलेशन गायब हो जाती है, तो सब्जुकेशन आसान हो जाता है। और अफ्रीका में भी जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इजिप्ट वाले रीजन में मान सकते हैं कि वहाँ वहाँ पर, क्योंकि इजिप्ट में जो है वो मुस्लिम पावर्स थी, या नॉर्दर्न अफ्रीका में मुस्लिम पावर थी। लेकिन सेंट्रल अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सॉरी हाँ ईस्टर्न अफ्रीका, वहाँ पर जो है वो कमज़ोर थे लोग, तो उनको सब्जुगेट करना इन्होंने शुरू किया, राइट। So on the other hand, Asian states were too powerful to be subdued. Hence, in Asia, European merchants came initially with folded hands, seeking permissions for trade. Obviously, right? और जो ये ट्रेड आया अब उनके पास, तो फर्स्ट हैंड इंडिया और चाइना इन सबसे इंफॉर्मेशन आई। दैट गेव देम, वो उनको प्रोवाइड करता है नया सोर्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो, राइट। सो सबसे पहला हमें समझना है, मतलब हम मॉडर्न वेस्ट कैसे डेवलप हो, उसमें सबसे पहला चीज़ समझी हमने कि सी वॉयजेस जो हुए, ठीक है, या कमर्शियल रेवोल्यूशन जो आया, राइट। सी वॉयजेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑल्सो नोन एज कमर्शियल रेवोल्यूशन। अब ये कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या बला है ये देख लीजिए। सो मैंने कहा आपसे कि भैया 12th 13th सेंचुरी ब्रॉट अग्रेरियन रेवोल्यूशन इन यूरोप, राइट। 14th से 16th सेंचुरी इट ब्रॉट an new ideological revolution in Europe, right? But I would rather say, इसके लिए मैं rather word यूज करूंगा, यहां पर कमर्शियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में। अब कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या होता है, 15th 16th एंड इनफैक्ट 17th सेंचुरी आते हुए 17th सेंचुरी भी कमर्शियल रेवोल्यूशन आया। कमर्शियल रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब यह है कि कोई यूरोप से उठकर गई, कोई पहले जो है वो मर्चेंट्स थे, राइट। फिर मर्चेंट्स को धीरे धीरे समझ आया कि यार अगर हमें ज़्यादा ट्रेड करना है तो ज़्यादा फ्लीट चाहिए, है ना, ज़्यादा शिप्स चाहिए, ज़्यादा शिप्स के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसे के लिए हमें जो है वो इकट्ठा हो करना पड़ेंगे, पैसे पूल करनी पड़ेगा मनी को। तो डिफरेंट जो है वो मर्चेंट साथ साथ में आकर मिलते हैं और डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज बनाते हैं, राइट। और ये मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनीज फिर जाती हैं कहाँ पर, लेट्स से इंडिया गई, और इंडिया आकर उन्होंने क्या किया, इंडिया आकर उन्होंने ये मर्चेंट कंपनीज पहले जा रही हैं अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से जो है वो क्या कर रही हैं, लूट कर रही हैं, लूट रही हैं अमेरिका को। कोई ट्रेड नहीं कर रहे, ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे वहाँ के नेटिव लोगों से, लूट रहे हैं वहाँ पर लोगों को, ठीक है। गोल्ड सिल्वर और बाकी सारी चीज़ें छीन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिवली जो है वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है कम्युनिटीज़, तो उन वहाँ से लूट लिया। वहाँ से लूटा तो पहुँचे, अब उसके बाद पहुँचे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया या चाइना, और इधर जाकर जो है वो सामान क्या कर दिया, सेल, राइट। बट एट द सेम टाइम दे बॉट इंडियन गुड्स, क्योंकि उनके पास सिल्वर है, गोल्ड है और सामान भी है, तो बार्टर किया, या सामान खरीदा। कोई ज़्यादा कीमत नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर लूट करी है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सैनिकों के इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर यानी कि ऑलमोस्ट फ्री में उनको सारी चीज़ें मिल गई ट्रेड करने के लिए इंडिया से। फिर इंडिया ले जाकर सामान जो है वो खरीदा, और वो सामान जो इंडिया से खरीदा वो वापस यूरोप लाकर मतलब 10x 20x दामों पर आकर बेचा, 10 गुना 20 गुना दामों पर जाकर इंडियन सामान बेच रहे हैं ये ट्रेडिंग कंपनीज, यस, मतलब एशियन सामान बेच रहे हैं, बेसिकली ओरिएंटल सामान। सो दिस इज नोन एज कमर्शियल रेवोल्यूशन, कि जिसमें आप खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक मिडलमैन का काम कर रहे हो। एक जगह से सामान उठाया, दूसरी जगह से बेचा, दूसरी जगह सामान उठाया, तीसरी जगह बेचा। आप ये सिर्फ एजेंटिंग का जो काम कर रहे हो, एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह सामान बेचने पर जो कमीशन की जो कमाई है आपकी, दिस इज नोन एज कमर्शियल रेवोल्यूशन। एंड दिस कमर्शियल रेवोल्यूशन ने स्ट्रेंथन किया धीरे धीरे फिर किसको, मिडिल क्लास को, या कमर्शियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू दिस इकोनॉमिक चेंज। दिस इकोनॉमिक चेंज गेव राइज टू a new class in society, right?
नाउ अग्रेरियन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक चेंज. सो आपको ध्यान रखना है कि वन चेंज कुड लीड टू अनदर चेंज, बिकॉज व्हाट वी स्टडी इन हिस्ट्री, we study changes and continuities, right? So one change can lead to another. So an economic change can lead to a political change or a social change or an ideological change or a cultural change or a religious change. एक चेंज बाकी चेंजेस ला सकता है. जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो इकोनॉमिक्स को सेंटर में रखते हैं. वो कहते हैं इकोनॉमिक चेंजेस ही वो चेंजेस हैं, दो चेंजेस जो कि बाकी सभी तरह के चेंजेस जो हैं वो लेकर आते हैं. ऐसा कहते हैं मार्क्सिस्ट, राइट? लेकिन हम ये समझेंगे कि ये इतना आसान नहीं है. वो हिस्टोग्राफी वाले चैप्टर में करवाऊंगा आपको. दिस इज नॉट दैट सिंपल. यानी कि सोशल चेंजेस भी इकोनॉमिक चेंजेस ला सकते हैं, या पॉलिटिकल चेंजेस आइडियोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं. तो ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. बट इन दिस केस हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि इकोनॉमिक चेंजेस ब्रॉट अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस, क्योंकि किंग स्ट्रांग होने लगे, है ना. अग्रेरियन रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ पॉलिटिकल चेंज कि किंग्स की थोड़ी पोजीशन बेटर हुई, बहुत ज्यादा नहीं, राइट? लेकिन कमर्शियल रेवोल्यूशन ब्रॉट सच अ ड्रास्टिक चेंज. कमर्शियल रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल चेंज इतना बड़ा लेकर आया कि किंग्स जो हैं वो किस तरह के बनने लगे, एब्सोल्यूट किंग बनने लगे. यानी अब उनको चर्च एज वेल एज किसकी जरूरत नहीं है, ना चर्च की जरूरत है, ना नोबिलिटी की जरूरत है आर्मी के लिए, ना चर्च की जरूरत है लेजिटिमेसी के लिए. चर्च कौन सा? यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च. उसकी जरूरत नहीं है लेजिटिमेसी के लिए. और आर्मी और अपनी नोबिलिटी की जरूरत नहीं है एक्सटेंडिंग आर्मी रखने के लिए, राइट? यानी कि अब वो आर्मी के लिए अगर मान लो नोबिलिटी से आर्मी चाहिए भी तो बदले में उनको कैश दे सकते हैं, जमीन देने की जरूरत नहीं है, राइट? तो लैंड पर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता अब किंग्स को. तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझते हैं. तो आई होप आप कमर्शियल रेवोल्यूशन का खेल समझे ना, कि मान लो ये एक यूरोप की किंगडम है. इस यूरोप की किंगडम से एक ये यूरोप की किंगडम है, राइट? यहां से स्पेनिश किंगडम हो गया, पोर्चुगीज किंगडम है, राइट? ब्रिटिश है, फ्रेंच है. यहां से जो मर्चेंट ट्रेडर्स हैं वो लेट्स से गए अमेरिकाज, अमेरिका से करके लाए वो लूट, और वो ये लूट लेकर गए इंडिया, और इंडिया से सामान खरीद कर लाए वापस यूरोप, और यूरोप में लाकर जो है वो उन्होंने यहां पर आकर क्या कर दिया, सेल कर दिया. इधर से बाय किया, राइट? इधर से सेल किया, और यहां से लूटा और इधर बेचा, राइट? नाउ अब ये जो किंग है, किंग अलाउ कर रहा है इन मर्चेंट्स को, राइट? किंग अलाउ कर रहा है इन कंपनीज को, जो मर्चेंट कंपनीज है, जो ट्रेडिंग कंपनीज जो बनी, ये ट्रेडिंग कंपनीज जो बनी, इनको अलाउ कर रहा है अपनी टेरिटरी में ट्रेड करने के लिए. या तो अलाउ कर रहा है अपनी टेरिटरी से ट्रेड करने, बाहर जाने के लिए भी अलाउ कर रहा है, और वापस घूमकर आकर मेरी ही टेरिटरी में आप आकर सामान बेच रहे हो, ये भी अलाउ कर रहा है. तो आप चाहे ट्रेड करने बाहर जा रहे हैं या ट्रेड करने अंदर आ रहे हैं, दोनों ही केसेस में जो है वो किंग क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है, ठीक है? और जब किंग टैक्स लेता है और बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं मर्चेंट्स और बहुत कमाई हो रही है इनकी, और किंग के पास भर भर के टैक्स आ रहा है, तो किंग नाउ हैज, मतलब किंग की इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, बेटर हो जाती है, राइट? किंग के पास जो है वो कैश बढ़ना शुरू हो जाता है. नाउ अब किंग के पास जब कैश बढ़ना शुरू होता है तो अब वो अपनी नोबिलिटी से, अगर उसको आर्मी चाहिए तो उनको जमीन देने की जरूरत नहीं है, उनको कैश में पेमेंट देता है. और इन रिटर्न, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था ना कि दैट दिस इज अ किंगडम जिसमें सेंटर में किंग है और रेस्ट जो है वो कौन है, नोबिलिटीज को बांटा हुआ उसने अपना किंगडम. अब जो है वो किंग को ऐसा करने की जरूरत नहीं है. नाउ किंग कैन हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ इट्स रीजन, या इस तरह कहें कि किंग की खुद की प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा हो जाती है किंगडम में, बिकॉज नाउ किंग डजंट नीड टू गिव लैंड ग्रांट्स, बिकॉज नाउ किंग हैज कैश टू रेज आर्मी, राइट? तो किंग को क्या नहीं चाहिए, किंग को नहीं चाहिए नोबिलिटी का सपोर्ट, नोबिलिटी सपोर्ट, बिकॉज किंग नोबिलिटी सपोर्ट इन विच वे, टू रेज आर्मी. पहले, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नोबिलिटी का सपोर्ट किंग को स्टिल चाहिए, लेकिन पहले नोबिलिटी का सपोर्ट लेने के लिए लैंड देना पड़ रहा था, जिस वजह से किंग की खुद की पोजीशन वीक हो जा रही थी. लेकिन अब नोबिलिटी का सपोर्ट जो है वो किंग कैश पर बाय कर ले रहा है, राइट? तो किंग को
डिपेंडेंट पूरी तरह नहीं रहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक नोबिलिटी नहीं देगी तो दूसरा दे देगा, राइट। अगर नोबिलिटी नहीं तो वो कैश सीधा जनता, अगर उसका अर्ल या ड्यूक नहीं मानता है तो उसका बैरन मानेगा, बैरन के मुंह पे कैश देकर मारेगा कि आओ तुम लड़ो, राइट। सो और किंग की खुद की अगर टेरिटरी बढ़ती है तो किंग टैक्स से तो कमा ही रहा है, लेकिन टैक्स कौन सा, जो दोनों टैक्स से कमा रहा है, जो ट्रेड में टैक्स हो रहा है किंग उससे भी कमा रहा है, एज वेल एज जो एग्रीकल्चर में टैक्स हो रहा है किंग उससे भी कमा रहा है। क्यों? क्योंकि किंग की खुद की लैंड होल्डिंग जो है वो बढ़ गई, राइट। सो किंग ट्रेड से भी कमा रहा है, जाते हुए ट्रेड से भी और आते हुए ट्रेड से भी, और किंग एग्रीकल्चर में भी कमा रहा है। और किंग की सिंस टेरिटरी बढ़ गई है तो ज्यादा एरिया में जो ट्रेडर्स आकर बेच रहे हैं तो ज्यादा टैक्स जो है वो किंग उठा रहा है। सो दिस गेव राइज टू एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज, राइट, एंड द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। Because now the king doesn't need to give land grants in order to get support of his nobility. King can just throw around cash and gold, right? So king जो है वो एब्सोल्यूट होने लगे, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज बनने लगी। किंग की अथॉरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। किंग की अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग होने लगी कि दैट किंग डजंट नीड चर्च। यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च जो है वो किंग को नहीं चाहिए अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च का कांस्टेंट प्रेशर किंग के ऊपर रहता है कि हमारी बात मानो, हमारे अंडर रहो, हमारी तरह जियो, हम जो कह रहे हैं वैसा करो। लेकिन किंग अगर मोनार्क अगर एब्सोल्यूट हो जा रहा है तो यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च जो है वो बैकफुट में चला जाता है। बट स्टिल किंग को अपने रूल को लेजिटिमेट प्रूव करने के लिए प्रीस्ट या चर्च तो चाहिए ही चाहिए। तो किंग लोग क्या करेंगे? किंग लोग एंड फॉर दैट मैटर बाकी भी मर्चेंट्स भी, क्योंकि मर्चेंट्स के ऊपर भी जो है वो चर्च, यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च उनको भी हाउंड कर रहा है कि हमें टैक्स दो, हमें टैक्स दो। तो मर्चेंट्स को भी यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च से आज़ादी चाहिए और किंग को भी यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च से आज़ादी चाहिए। सो एक नए तरह के चर्च जो है वो यूरोप में डेवलप होना शुरू होंगे, जिनको कहेंगे प्रोटेस्टेंट चर्चेस, जिनको वेरियस डिफरेंट मोनार्क्स एंड मर्चेंट्स जो है वो पैटर्नेज प्रोवाइड करेंगे। एंड अलग अलग जो नेशंस है, अलग अलग किंगडम्स हैं, वो अपने अपने खुद के चर्च जो हैं वो डेवलप कर लेंगे। और इसे हम कहेंगे अ पीरियड ऑफ, मतलब ये कब होगा, किस पीरियड में? इन द पीरियड ऑफ रेनेसां एंड रेफॉर्मेशन। तो अब ये जो सारी कहानी मैंने आपको बताई, इसको एक बार स्टेटमेंट के माध्यम से देखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाह रहा था। मैंने आपको क्या कहा कि दैट अ न्यू क्लास, सोशल चेंज क्या आएगा कमर्शियल रेवोल्यूशन से? अ न्यू सोशल क्लास जो है वो इमर्ज होगी। पहले कौन कौन सी सोशल क्लासेस थी? ईदर दे वर दी एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? जो सामंत जो लोग हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो एरिस्टोक्रेट्स हैं, यानी कि किंग्स और नोबिलिटी और वो सब लोग, राइट। और एरिस्टोक्रेट्स के पैरेलल में बैठे हैं प्रीस भी जो है वो काफी पावरफुल है, राइट। ये दोनों जो है वो आप कंबाइंडली आप कह सकते हैं दीज आर दी अपर क्लास, राइट। और दूसरी क्लास थी लोअर क्लास। लोअर क्लास में कौन है? ऑल द पेजेंट्स एंड ऑल द ट्रेड्समैन एंड ऑल्सो द मर्चेंट्स, राइट। पेजेंट्स कौन? यानी कि जो खेतीहर हैं, पेजेंट्स हैं, जो लेबर है, राइट, जो सर्फ है। जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन कौन? यानी कि जो अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम, कोई लोहे का काम, कोई पीतल का काम, कोई सोने का काम, कोई चमड़े का काम, राइट। कोई बोट बनाने का काम कर रहा है, कोई वेपन बनाने का काम कर रहा है, कोई तलवार बनाने का काम कर रहा है, कोई एरो बनाने का काम कर रहा है, कोई एरो हेड बनाने का काम कर रहा है, कोई फ्लेचर है, कोई, मतलब समझ रहे हैं? तो ये दीज आर नोन एज डिफरेंट ट्रेड्समैन। पेजेंट्स जो है वो कौन है? जो हमारे किसान भाई हो गए। और कुछ मर्चेंट्स भी हैं। मर्चेंट्स तो पहले भी थे, ऐसा नहीं कि मर्चेंट क्लास वाज अ न्यू क्लास, राइट। लेकिन अब कुछ मर्चेंट्स, कुछ रईस पेजेंट्स एंड कुछ लोअर रैंक के नोबिलिटी वो एंटर करना शुरू करते हैं किसमें? ये जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। और जब ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके पास भी क्या आती है? रिचेज आती है, पैसा आता है उनके पास। और जब उनके पास रिचेज आती है, पैसा आता है, तो वो
उनके पास वो डिवाइन टाइटल नहीं, क्योंकि प्रीस्ट ने कहा है कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स इनके पास डिवाइन राइट है रूल करने का, राइट। तो उनके पास इस तरह की कोई डिवाइन राइट है रूल करने का, उस तरह की लेजिटिमेसी नहीं है ना। और दूसरी तरफ उनकी हालत जो है वो पीजेंट्स की तरह खराब भी नहीं है। सो दे कैन लिव लाइक किंग्स और लिव लाइक एरिस्टोक्रेट्स, बट दे डोंट हैव दैट सोशल एंड कल्चरल लेजिटिमेसी, राइट। उस तरह की रॉयलिटी नहीं है उनके पास, पैसा है लेकिन वो जो क्लास बनी, दैट क्लास इज नोन एज द मिडिल क्लास, राइट इन द मिडल ऑफ aristocratic class and the lower class, और right in the middle of the upper class and the lower class, इसीलिए बोल रहे हैं उसको मिडिल क्लास, राइट। मिडिल क्लास वो मर्चेंट्स हैं। अब मिडिल क्लास भी मतलब कोई कम लेवल का मर्चेंट है और कोई बहुत बड़े लेवल का है। कुछ जिनोवीज मर्चेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि कई यूरोपियन किंग्स को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास डिवाइन राइट नहीं है रूल करने का, राइट। उनके पास वो सोशल स्टेटस नहीं है, उनके पास वो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो सोशल स्टेटस नहीं है। सो ये एक नया जो है वो सोशल चेंज आएगा, कमर्शियल रेवोल्यूशन अपने साथ लेकर आएगी। पॉलिटिकल चेंज क्या आएगा? द राइज ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज। सोशल चेंज क्या होगा? द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। इकोनॉमिक चेंज क्या है? कमर्शियल रेवोल्यूशन, राइट। अब रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल चेंज हमें समझना है। रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल चेंज इज रेनेसां एंड रेफॉर्मेशन, and this period is known as the Renaissance period or Reformation period because this ideological change जो है वो माना जाता है कि this ideological change की वजह से जो है वो हमें ये बाकी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है। हमने देखा ऑल दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो बात करते हैं रेनेसां की। सो द पीरियड बिटवीन 14th and 16th century is marked by intellectual termination, सॉरी नॉट टर्मिनेशन बट टर्मेंटेशन। टर्मेंटेशन भी नहीं है, दिस इज फर्मेंटेशन। मैं भी टर्मिनेशन पढ़ रहा हूं, बताओ, मेरा दिमाग ही टर्मिनेट हो गया। इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन दैट वाज कॉल्ड रेनेसां। द लिटरल मीनिंग रेनेसां का मतलब क्या होता है? री अवेकनिंग। तो वो जो ग्रीक नॉलेज है, लैटिन नॉलेज है, जो अरबी और फारसी में ट्रांसलेटेड है, वो जब वापस यूरोप पहुंचती है, यूरोपियन लोग जो है वो अपनी ग्रीक और लैटिन नॉलेज को जब पढ़ते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं, एंड दैट स्टार्टेड विद द 13th सेंचुरी, है ना। 13th सेंचुरी ऑनवर्ड वो प्रोसेस शुरू हो गया। सो 13, 14, 16 ऐसा नहीं है कि केवल आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो शुरू हुआ है रेनेसां, नहीं, उससे पहले उसकी कहानी शुरू हो गई है, राइट, क्रूसेड्स की वजह से। सो जैसे जैसे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि हम तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कर रहे हैं सब कुछ, और यहाँ पर सोक्रेटिस, प्लेटो लोग जो हैं वो ये सब तो मतलब फिलॉसफी में कहाँ आगे आगे की बातें कर रहे हैं। पहले तो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, कोई डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम था, राइट। पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इतनी जगह पर काम कर रहे हैं सब। तो एक रीअवेकनिंग का मॉडल आया कि हमें वी हैव टू लुक टुवर्ड्स आवर ग्लोरियस पास्ट। सो फॉलोइंग, दैट इज नोन एज रीअवेकनिंग। सो फॉलोइंग फीचर्स वर एसोसिएटेड विद दिस। सो रेनेसां के फीचर क्या क्या हैं देखते हैं। So European scholars became largely attracted to Greek and Roman classical literature which was full of humanism. कॉन्सेप्ट निकल कर आया, एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया जिसको कहा गया ह्यूमनिज्म, राइट। क्या है ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म इज ऑपोजिट टू ग्रेस ऑफ गॉड, राइट। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अगर आप बुरा किया तो डेविल्स वर्क, राइट। अच्छा कौन करेगा? ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन ह्यूमनिज्म यह कहता है कि इंसान की कुछ इंडिविजुअलिटी है। अगर कुछ अच्छा कर रहा है इंसान तो वो इंसान की खुद की कैपेबिलिटी है, तब उसने अच्छा किया है, वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है, राइट। अगर कुछ करना चाहता है इंसान तो अपने अच्छे के लिए कर सकता है, क्योंकि चर्च एक और बात बताऊं, चर्च एक और बात कह रहा था, दैट कि हमें जो है वो वेल्थ नहीं इकट्ठा करनी किसी भी फॉर्म में, राइट। हमें पाइटी करनी है, हमें वेल्थ इकट्ठा नहीं करनी। दैट मीन्स अगर आपने जरूरत से ज्यादा कमाया है तो वो गॉड को दे दो, गॉड तक कौन पहुंचाएगा? चर्च को दे दो, ठीक है। लेकिन ह्यूमनिज्म ये कहता है कि इंसान को हक है प्लेजर का, ठीक है। चर्च ये कह रहा है, पहले चर्च क्या कह रहा था कि इंसान को कोई हक नहीं है प्लेजर, प्लेजर इज अ सिन, सिन के पीछे भागना ही नहीं हमें, राइट। लेकिन ये जो रेनेसां का ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि इंसान की जो इंसानियत है
उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान को प्लेजर चाहिए तो हक है इंसान का प्लेजर ढूंढने के लिए, किसी भी तरह का प्लेजर अगर इंसान ढूंढे, उसमें जो है वो कोई शर्म और कोई रिलीजियस बंधन जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ह्यूमनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आगे देखेंगे ह्यूमनिज्म पर बहुत बात करेंगे। Now it was quite antithetical to Christian perception of world in which man was portrayed as a sinful creature seeking the grace of God। तो चर्च क्या कह रहा है कि इंसान जो है वो सिंफुल है, और ह्यूमनिज्म क्या कह रहा है कि इंसान सिंफुल नहीं है, इंसान अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकता है। और चर्च क्या कह रहा है कि केवल यही चीजें फॉलो करनी है, इसके बाहर स्टेप आउट करोगे तो वो सिन कहलाएगा। So in Greek and Roman civilization, gods have been represented as companions of human beings but not as abstract phenomena, right। ग्रीक और रोमन गॉड्स की अगर हम बात करें तो दे आर, वो इंसानों जैसे दिखाए गए हैं। वो गलतियां करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, वो नाराज होते हैं, वो खुश होते हैं, राइट। वो प्लेजर ढूंढते हैं, वो बदला लेते हैं, वो क्रुएलिटी करते हैं। तो हर एक इंसान के जो इमोशंस है वही सेम इमोशंस ग्रीक और रोमन गॉड्स दिखाते हैं, राइट। लेकिन जो क्रिश्चियन गॉड है वो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना बनकर दिखता है। वो एक बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनने की कोशिश करता है कि इसी तरह करना है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज सिन। लेकिन ग्रीक और रोमन गॉड्स जो है वो इंसानों की तरह पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, और वो एक मतलब वो ह्यूमनिज्म को प्रमोट करता है, इंसान की इंसानियत को प्रमोट करता है, राइट। Now Renaissance gave greater emphasis on study of humanities, which included study of grammar, rhetoric, poetry, history and moral philosophy। उससे पहले जो है वो लर्निंग की ज़्यादातर जो है वो काम कौन कर रहा था? चर्च कर रहा था। चर्च मॉनेस्ट्रीज जो है वो कर रही थी। और किस तरह की लर्निंग हो रही थी ज़्यादा? या तो गॉड के बारे में लिखा जा रहा है, पोएम्स लिखी जा रही हैं, गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड पर ही लिखा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो किंग्स अपनी यूलॉजीज लिख रहे हैं, ठीक है, किंग्स अपनी वॉरफेयर और अपनी कहानियां, वो एक उस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है, राइट। और दूसरा गॉड की ग्रेस में लिटरेचर लिखा जा रहा है। इंसान की प्यार के बारे में नहीं लिख रहे, नेचर के बारे में नहीं लिख रहे, मॉरल फिलॉसफी के बारे में नहीं लिख रहे, हिस्ट्री नहीं नोट डाउन कर रहे, ग्रामर, मतलब कि अलग बाकी के जो स्फीयर्स हैं, बाकी के जो मतलब एरियाज हैं ह्यूमैनिटीज़ के, उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। लेकिन रेनेसां के पीरियड में वो शुरू हुआ, बिकॉज वो चल रहा था, वो कई सैकड़ों सालों से वो ट्रेडिशन, वो कल्चर जो है वो वेस्ट एशिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल वाले एरिया में मौजूद था। These subjects were not drawn or connected with religion and emphasized skill developed by individual through discussion and debate। तुम धीरे धीरे डिस्कशन और डिबेट पे जा रहे हैं। पहले जो है वो एक क्लियर मंत्र था कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अब जो है वो अगर आपको जवाब तक पहुंचना है तो एक डिस्कशन डिबेट का रास्ता चूज करना पड़ेगा, और बाद में बोला जाएगा कि भैया एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस का रास्ता चूज करना पड़ेगा जब रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। So church had given primacy to scholastic philosophy that believed that meditation is the source of knowledge। ठीक है, चर्च क्या कह रहा है? आप जो है वो मेडिटेट करो, आपको नॉलेज अपने आप आ जाएगी, सब हमारे दिमाग में है, सिर्फ मेडिटेट करने की जरूरत है। और ग्रेस ऑफ गॉड से जो है वो मेडिटेट करो, सॉरी ये नहीं, सब हमारे दिमाग में नहीं है, ना, ये गलत बोल दिया मैंने। मेडिटेट करो और ग्रेस ऑफ गॉड से सारी नॉलेज आपके दिमाग में घुस जाएगी, ये कह रहा है चर्च। ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और रेनेसांस स्कॉलर कह रहे हैं कि डिस्कशन करो, डिबेट करो, और बाद में एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स कहेंगे एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्वेशंस लो, तब जाकर आपके पास डेटा इकट्ठा होगा, और तब उस डेटा के बेसिस पर आप कंक्लूजन्स निकालेंगे, और फिर थ्योरीज रखेंगे, और फिर उसको पीयर रिव्यू कराएंगे, और तब जाकर वो वाइडली एक्सेप्ट किया जाएगा। सो इट इज ऑन दिस बेसिस चर्च सपोर्टेड जियोसेंट्रिक व्यूज ऑफ द वर्ल्ड विच बिलीव दैट ऑल अदर स्टार्स आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो चर्च अभी भी माने जा रहा है कि जियोसेंट्रिक है, अर्थ बीच में और बाकी सब अर्थ के आसपास घूम रहा है। जबकि एरिस्थनीज, इफ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, एरिस्थनीज ही है उस व्यक्ति का नाम, जो कि बता रहा है कि भैया अर्थ जो है वो गोल है, राइट। और भी कई स्कॉलर्स जो हैं वो बता के चले गए, ग्रीक और रोमन, कि अर्थ गोल है और अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है। उन्होंने कैसे अंदाजा लगाया? उन्होंने कैलकुलेट किया, बेसिकली व्हाट दे डिड इज, इजिप्ट में, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया में थी कैपिटल, सॉरी लर्निंग सेंटर, तो वो अलेक्जेंड्रिया से अफ्रीका में साउथ, और अफ्रीका में वापस घूमकर जो है वो अलेक्जेंड्रिया आते हैं, यानी कि पूरा एक गेड़ा लगाते हैं अफ्रीका का। अब आप लोग जानते हैं अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों मूव कर रही हैं, राइट।
तो ये जो एक्सप्लोरर गए अफ्रीका का चक्कर लगाकर आए, उन्होंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक पूरा जितना भी स्टार्स का अलाइनमेंट है, गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे हैं और सर्दियों में कैसे हैं, गर्मियों में सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे और गर्मियों में कैसे हैं, वो पैटर्न एनालाइज किया और तब जाके कंक्लूड किया कि ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं कॉन्स्टलेशंस के आसमान में इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये तभी पॉसिबल है अगर धरती गोल हो तो, राइट। सो बहुत पहले, बहुत की बहुत ज्यादा पहले जो है वो अलेक्जेंडर, मतलब इनफैक्ट BCE की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर कॉमन एरा, स्फेरिकल है धरती, ये कंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन चर्च क्या रहा है, चर्च क्या कह रहा है, एवरीथिंग इज बाय ग्रेस ऑफ गॉड। बट रेनेसा प्रेजेंटेड एन अल्टरनेटिव व्यू अबाउट मैन, नेचर एंड यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू रेनेसा, कॉन्शियसनेस थ्रू ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नॉलेज कैन बी अटेन्ड। सो नॉलेज इकट्ठा करने के लिए क्या करना है, ऑब्जर्वेशन लेनी है, एक्सपेरिमेंट करना है। दिस अंडरस्टैंडिंग लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आइडिया, और साइंटिफिक इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। Thus emerged the great scientists of the age like Copernicus, Galileo, Kepler, Newton. Humanist view of the history was associated with Renaissance. So humanist view जो है वो हमें देखने को मिलेगा। Humanism, इंसान पर फोकस दो, इंसान की गलतियां, इंसान की अच्छाइयां देखो। Not everything is by grace of God. So humanists, though that they were restoring thought that they were restoring the true civilization after centuries of darkness. इसलिए पेट्रार्क कहता है मेडिवल टाइम्स को डार्क एजेस, और इस पीरियड को, रेनेसां वाले पीरियड को रेनेसां क्यों कहा, बिकॉज दे थॉट कि वो डार्कनेस को खत्म कर रहे हैं और नई लाइट लेकर आए, री अवेकनिंग कर रहे हैं। दैट इज वाई दे कॉल्ड देम रेनेसां। और ये रेनेसां स्कॉलर जो है वो कहां थे, किधर थे, तो जेनवीज, और क्योंकि इटली में तो कर नहीं सकते आप, इटली में बहुत मारा जाएगा क्योंकि वो तो सेंटर है रोमन कैथोलिक चर्च का, वहां आप इस तरह की बातें भैकी नहीं करेंगे। इटली के इतना, मतलब इटली के अंदर रह के, पेपल स्टेट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जेनवीज और वेनिशियन, वो लोग जो है वो कई किंग से बहुत स्ट्रांग थे, राइट, और उनकी जरूरत थी बाकी सबको, तो दे पैटर्नाइज दी स्कॉलर्स। लेकिन जब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया तो अदर कंट्रीज ने भी इस तरह के स्कॉलर्स को, एरिस्टोक्रेट्स एज वेल एज जो मिडिल क्लास है, उन्होंने इन तरह के स्कॉलर्स को पैटर्नाइज करना शुरू किया। दैट गेव राइज टू मैनी सच थिंकर्स एंड मैनी सच, आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट, जैसे कोपरनिकस है, गैलीलियो है, केपलर, न्यूटन। सो आई सपोज आज का सेशन जो है वो मैं यहां एंड कर देता हूं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद रेनेसां एंड देन रिफॉर्मेशन। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट रेनेसां, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट रिफॉर्मेशन, फिर हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज, राइट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, रेनेसां हम देखा, फिर हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन, देन वी विल स्टडी वेयर इट इज मर्केंटलिज्म क्या है, देन मर्केंटलिज्म। पहले क्या क्या देखने को मिलेगा, अग्रेरियन रेवोल्यूशन, देन कमर्शियल रेवोल्यूशन, देन मर्केंटाइल रेवोल्यूशन, और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये 4 इकोनॉमिक चेंजेस है। कमर्शियल रेवोल्यूशन और मर्केंटाइल रेवोल्यूशन में हमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन, सी वॉयजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। मर्केंटाइल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एंड रेनेसां और रिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मर्केंटाइल रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच में हमें देखने को मिलेगा एज ऑफ एनलाइटनमेंट। सो आइडियोलॉजिकल चेंजेस पैरेलल में रहेंगे इकोनॉमिकल चेंजेस के साथ। सो मर्केंटाइल रेवोल्यूशन क्या है या मर्केंटलिज्म क्या है, वी विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। देन मर्केंटलिज्म के बाद देखेंगे हम द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स एंड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज। सो पहले एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज बनेंगी, फिर बनेंगे नेशन स्टेट्स। 30 ईयर वॉर का एक कॉन्सेप्ट है, वी विल स्टडी दैट टू। So this is what we are going to study in the next session. So that is all for today. Thank you for watching. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।